सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज बिलाखिर कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और दीगर अहम शख्सियात जो कि अरकाने इस वक्त कौमी असम्बली बन चुके हैं वो शामिल थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान ने भी हल्फ उठा लिया। जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान दस्तखत करने आए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से नारेबाजी की गई। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ भी घड़ी लहराते हुए आए। KP असम्बली की बात करें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम खान, स्वाति स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गई हैं। ये भी डेवलपमेंट हुई है। जबकि बलोचिस्तान असम्बली से मुतालिक आपको बताएं कि वहाँ नून लीग के अब्दुल खालिक अचकजई स्पीकर और PP की गजाला इस वक्त बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई हैं। इत्तेहादी जमातों ने कहा है कि हम अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे, जबकि JUI की जानिब से मौलाना फजल रहमान ने ये साफ साफ बता दिया कि मुझे असम्बली 5 साल की मुद्दत पूरी करती हुई दिखाई नहीं दे रही और साथ ही साथ उन्होंने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला किया। इस हवाले से हमारे सामने सवाल ये कि हुकूमत अपोजिशन को साथ ले कामयाब हो पाएगी? और जिस तरह से ऐवान आज मछली मंडी बना रहा, मछली बाजार बना रहा, तो क्या ऐसे हालात में आइंदा 5 साल हुकूमती मामलात कैसे चलेंगे? क्योंकि आज हमने देखा कि गैलरी में भी जो नारेबाजी की जा रही थी, स्पीकर की जानिब से बारहा इस रोका जा रहा था, लेकिन जो हमें हालात नज़र आ रहे थे वो यकीनन बड़े अजीब से थे, बड़े अजीब मनाजिर थे। पहला दिन था, ये 16वीं हम देख रहे हैं कौमी असम्बली इस वक्त, जहाँ पर अपोजिशन की जानिब से भी और जो इस वक्त हम जो सारी सिचुएशन देख रहे हैं तो वो बड़ी अजीब सी थी। इस सारी सूरत हाल पे जो हमारा सवाल है ये पैनलिस्ट के जानिब लेकर चलेंगे। मैं तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असद निज़ामी हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से होंगे, जबकि शहजादा जुल्फ़िकार साहब वीडियो लिंक के ज़रिए कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज़ करती हूँ एहतशाम साहब से। एहतशाम साहब, कैसे चलेंगे मामलात? ये आज का पहला दिन ही इस तरह का था जिसमें हम देख रहे थे कि शदीद नारेबाजी की जा रही थी, स्पीकर कंट्रोल करने में बिल्कुल ही नाकाम दिखाई दे रहे थे। तो क्या बनेगा? हमारा बड़ा मुश्किल सवाल है, कैसे चलेंगे मामलात, आपने जो पूछ लिया है। लेकिन मेरा ख्याल है शुरू कर लेते हैं एक अच्छी बात से कि ये चौथी पीसफुल ट्रांजिशन है। अब देख लें, चौथी पार्लियामेंट में हम जा रहे हैं लोगों को देखता हुआ। 2008 देख लें, 2013, 2018, 2024। इस लिहाज से तो काबिल सताइश बात है कि बावजूद तमाम तर जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी का फसाड है, अच्छी है बुरी है, कोई बीच में नहीं आया है, कोई ताले आजमान नहीं आया, किसी ने उठा के नहीं फेंका। जो बातें होती थी कि यही रहा तो कोई और आ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो नहीं हुआ। अब अगला सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस अंदाज से लोग इस वक्त मुश्किलें कश करके बैठे हुए हैं, फजल रहमान साहब को देख लें, फैसल वाडा, इस तरह के बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी 2 साल, 2.5 साल, 5 साल नहीं चलेगी। अब बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि इस वक्त PTI जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो जब पार्लियामेंट में आ गए हैं तो आमतौर पर इस्लामाबाद में यही कहा जा रहा है कि जी आधा मामला तो उनके हवाले से ठीक हो गया है, शायद ये एहतजाजी सियासत से परहेज़ करेंगे। लेकिन बहरहाल वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जी नहीं, हमारे तो 180 बंदे बनते हैं, हमें करके दें, अदरवाइज़ हम सड़कों पे होंगे, एहतजाज करेंगे, सब कुछ करेंगे। खाली वो नहीं कह रहे हम ना। देखें ना, अब जिस तरीके से आप GDA को देख लें, जमात इस्लामी, JUI, ANP, नेशनल्स पार्टी, बड़े ज़बरदस्त जलसे आपने देखा, आपने किए GDA ने वहाँ पर सिंध में अभी कुछ दिन पहले किए थे इलेक्शन के फ़ौरन बाद। तो अब सवाल यही है कि जो आप में हर आदमी सवाल पूछ रहा था कि ये नई पार्लियामेंट बनने के बाद क्या ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होगी, ये पहाड़ जैसे मसाइल हल करने के लिए हुकूमत क्या करेगी? अब दूसरी बात ये आमना कि अगर यही लड़ाई झगड़ा रहा तो मुझे बताएं हुकूमत ये देखेगी कि इनको कैसे काउंटर करना है अपोजिशन को पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, या वो बड़े बड़े काम करेगी जिससे आप और मैं तवक्कुआत लगा के बैठे हैं। तो बज़ाहिर तो लगता है कि काम चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, अनलेस कि हुकूमत आउट ऑफ द वे जाके कंसेशन दे। मुझे लगता है मौलाना फजल रहमान साहब को अल्टीमेटली राज़ी कर लेंगे, जिस अंदाज से कहा जा रहा है, खास तौर पर बलूचिस्तान में हुकूमत मांग रहे हैं, मैं अगले पैनलिस्ट की जाने पड़ूं, आप फोर्स ही कर रहे हैं 5 साल पूरे करेंगे या नहीं? देखें, एक हवाले से तो 5 साल पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत बड़ा स्टेक है इस वक्त पीपल्स पार्टी PMLQ का। ये डेफिनेटली चाहेंगे ऑलिव ब्रांच आखिर करते रहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर यही नहीं करेंगे तो उनके लिए मुश्किलात होगी। आखिरी बात आमना यह है कि क्या लोकल हैंडल, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है
क्या प्लान बी भी उनके पास है कि खुदा ना खास्ता अगर ये नहीं चलता, सारी दुनिया देख रही है, कह रहे हैं कि शायद तो इलेक्शन होने के बाद भी हालात ठीक नहीं होंगे, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? जी जुल्फिकार साहब। जी, मेरे ख्याल में आज का जो शो था बड़ा मायूसकुन, और ख़ासकर जो अरकान अपने आप को अभी तक ये समझ रहे थे कि हम कहीं गली कूचों के थड़ों पे बैठे हुए हैं, और नाराबाजी और जिस तरह की बात करना डेकोरम का शायद अपने कोई एक साइड भी कहे ना कि अब थोड़ा सा आमना, मैं कब कह रहा हूँ कि एक साइड से था? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि पीटीआई कर रही थी या मुनून कर रही थी। मैं कह रहा था कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मेंबर पार्लियामेंट अपनी खुद तस्दीक कर रहे थे, ये शायद उन्होंने किसी को नहीं, वो अपनी तस्दीक खुद कर रहे थे जिस तरह की बातें हो रही हैं। दूसरा उसका पहलू ये निकलता है, चलें थोड़े से सिग्नल्स इशू हो रहे हैं। लगारे साहब, आप कैसे देख रहे हैं सारे मामलात को? ये 5 साल वाले हुकूमती मामलात पहला सेशन देखते हुए कर रहे हैं। जी जुल्फिकार साहब पहले कंटिन्यू कर लें आप। जी, मैंने कहा वो खुद ये शायद देख रहे हैं कि ये उनके लिए बेहतर है, वो शायद एहतियात के लिए बेहतर है। जितना इनको गवर्नमेंट को जितना प्रेशराइज पीटीआई के अरकान करेंगे, उतना ही इन शायद ये जुड़े रहें, साथ एक दूसरे के करीब रहें, गवर्नमेंट उसी तरह मजबूत रहेगी। और जितना ही वो पार्लियामेंट में बिहेव करेंगे तो शायद वो रवाबित बढ़ा लें पीपल्स पार्टी के साथ, वो मौलाना साहब के साथ बना लें। उससे जो है वो वक्तन फवक्तन पीपल्स पार्टी भी तनकीद भी करती रहेगी हुकूमत पे और उनके रवैयों पे, उनके परफॉर्मेंस पर, ये उनको मौका मिलेगा। अब देखना ये है कि 5 साल की मैं बस मुझे आखिरी बात करनी, 5 साल की जो आपने बात की, 5 साल मुझे ऐसा लगता है ये तो हालात और वक्त पर डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या होगा। क्या ये एहतजाज इतना वसी कर देंगे, जैम कर देंगे, हुकूमत के लिए प्रॉब्लम करेंगे, तो ये उस पर डिपेंड करते हैं। जी ओके लगारे साहब, एक तो मौलाना साहब एक अपोजिशन बेंचेस पे वो बैठने के लिए तैयार है, उनकी जमात JUI पे। दूसरी जानिब डेफिनेटली फिर और प्रेशर बढ़ेगा। फिर दूसरी जानिब हम ये देख रहे थे कि दोनों जानिब से जिस तरह से आज सारा सिचुएशन जो बिहेव किया जा रहा था, वो उसको चोर कह रहा है, वो उसको चोर कह रहा है, तो ये मामला कैसे चलाएंगे? मैं डरता हूँ उस वक्त से जब इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान एक ही साथ बैठे होंगे या एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, एक साथ किसी जलसा आम से खिताब कर रहे होंगे, एक ही जगह पर खड़े होकर अपोजिशन कर रहे होंगे। तो एक आप देख रहे हैं ऐसे? मैं ऐसा देख रहा हूँ, इसलिए कि इमरान खान साहब एक तो ये है कि जेल से कब बाहर आते हैं, और उनकी पार्टी तो बहरहाल मौजूद है और PTI मौजूद होती है किसी न किसी शक्ल में, गौहर खान की शक्ल में, हमाद अजहर की शक्ल में, उमर अयूब की शक्ल में, शेर अफजल मरवत की शक्ल में, किसी भी शक्ल में अगर मौजूद होती है और साथ में मौलाना फजलुर रहमान खड़े होते हैं, तो एक दिलचस्प वो होगा, मंजरनामा होगा। और हमें ऐसे दिलचस्प मंजरनामे एक दो देखने चाहिए कि पाकिस्तान में और सियासत में ऐसा होता है, और ये कोई अनोखी और अनहोनी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। और कल हम ये मंजर देखेंगे कि हुकूमत के ख़िलाफ़ या पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ या असम्बली के ख़िलाफ़ या धांधली के इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ये एक ही पेज पर हारने और जीतने वाले एक साथ खड़े होंगे और एक साथ बात कर रहे होंगे। अच्छा लगेगा हमें कि ये जाएँ और एक साथ बात करें, लेकिन ये भी एक खुशगवार सूरत हाल होगी। मैं इसको ना खुशगवार नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अपोजिशन, बहरहाल अपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी। ये पहली मरतबा PTI की तरफ से एक पॉजिटिव मूव मुझे नज़र आई है पिछले 2 साल में कि उसने असम्बली में बैठना पसंद किया है, उसने असम्बली बैठने का इंडिया ज़ाहिर किया है। और ये कि खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में भी, वफाक में भी, हर जगह वो असम्बलियों में बैठ रहे हैं। अगर वो ये सबक 2 साल पहले भी यही तरीका अख्तियार करते और मार्च अप्रैल 2022 में वो असम्बलियों में बैठे रहते, तो सूरत हाल आज बहुत मुख्तलिफ होती और चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो चुकी होती। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं इसको इमेच्योरिटी नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि जनाब वो पॉलिटिशियन मैच्योर नहीं थे। बहरहाल उन्होंने ये फैसला गलत किया था, उन्हें असम्बलियों में रहना चाहिए था। अच्छा हुआ अब ये असम्बलियों में हैं और असम्बलियों में बैठकर अपना इजहार ख्याल भी कर रहे हैं,
आज 2 अरकान ने इजहार ख्याल किया। उमर अयूब साहब ने भी बात की है और उन्होंने गौहर खान साहब ने भी बात की, और उसके अलावा जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी घड़ी हाथ में बंधी हुई घड़ी खोल कर उसको भी लहराया और अपना एक पेश किया। ये ऐसी चीज़ें होती हैं ऐवान में। मैं उस वक्त भी मौजूद था जब ऐवान में ही मौजूद था, अब उसमें गैलरी में, मेहमानों की गैलरी में बैठा हुआ था, जब मोहतरमा श्री मदारी के लिए एक इंतहाई नाशाइस्ता, मैं कम अज़ कम ख्वाजा साहब ने एक अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वो अच्छे नहीं थे। और उससे पहले उस वक्त भी इत्तेफाक है कि मैं मौजूद था जब वो कह रहे थे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो ऐवान में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ग्लिम्पसेस बनती हैं, बहुत सी झलकियाँ होती हैं, हम लोग उससे इंजॉय भी करते हैं, लोग भी इंजॉय करते हैं, लेकिन इसके अलावा इन्हें कारकर्दगी दिखानी होगी। और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से 2002 की असम्बली ने, 2008 की असम्बली ने, 2013 की असम्बली ने, 2018 की असम्बली ने अपनी मियाद पूरी की है। मुझे ये यकीन है, एक हद तक बहुत यकीन है कि ये भी 5 साल में पूरे करेगी। चलिए तो शाम साहब आप क्विकली ऐड कर लें ताकि मैं फिर अगले पैनलिस्ट की जाने पर। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाह रहा था आमना कि अगर ये पार्लियामेंट में रह के अपने जिसको कहना चाहिए सियासी अहदाफ हासिल कर सकते हैं, पार्लियामेंट से बाहर नहीं कर सकते, चाहे बानी पीटीआई को निकाल के लेके आना हो या अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल देखनी हो या ये जो 80 सीटों की डिमांड करनी है, इससे बड़ा बेहतरीन फोरम कोई नहीं है। अब देखिए डे टू डे बुनियादों पे अगर ये हुकूमत को चलने ना दें, हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी, तो पार्लियामेंट में बैठ के अपनी बात बनवा सकते हैं। ठीक है असद निज़ामी, जो अभी सारे हम मामला देख रहे हैं, हुकूमत जो मुमकिन बन रही है, जो सारा सेटअप बन रहा है, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून आगे से फ्रंट फुट पे होगी, वो लीड करेगी, तो उनका रवैया देखते हुए आपको लगता है कि वो भी मूड में है ऑपोजिशन को साथ लेके चलने में? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, आज के जितने जो मामलात हुए असेंबली में, एक तो चलें शुक्र है ये इजलास हो गया, वो भी एट द लास्ट आवर आरिफ अलवी साहब जो हैं शुक्र उन्होंने अपनी ज़िद जो थी वो छोड़ दी और ये इजलास आगे बढ़ा। बाकी वहाँ जो सारी चीज़ें हुई वो हमने भी देखी, और उसके अंदर जो भी पीटीआई एसआईसी के जो रहनुमा थे वो जब हलफ के बाद जब अपना साइन करने गए तो उन्होंने भी नारेबाजी की वहाँ पे स्पीकर के साथ ही। ज़ाहिर है ये तो एक चीज़ होनी थी। पंजाब असम्बली के अंदर हमने ये अलबत्ता नहीं देखा क्योंकि वहाँ पे बॉयकॉट हो गया, वॉकआउट हो गया। उसके बाद हालांकि मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा जी कि मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर वो वहाँ पे होते, तो यहाँ पे तो वो थे, और उसके बाद वो मास्क भी पहने हुए थे और सारे मामला थे। देखिए जी, अगर तो एक तरफ मुझे एक चीज़ की क्लैरिटी चाहिए पीटीआई की तरफ से कि वो इस वक्त क्या उनका मूड है आगे जाते हुए। देखें अब वो हलफ उन्होंने ले लिया, अब वो MNAs हैं, अपोजिशन में हैं, उसके साथ कुछ पर्क्स भी अटैच्ड होते हैं, MNAs की कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं जो उनको मिलते हैं तमाम को, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं जी कि हमने जो मैंडेट है वो हम मानते नहीं है नून लीग का और ये पीपल्स पार्टी का और बाकी जमातों का, लेकिन ज़ाहिर है वो थे आज उन्होंने हलफ भी लिया। तो एक तरफ मेरे ख्याल में उनको एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाके करना पड़ेगा जी कि आया हमने ऑपोजिशन करनी है या हमने ऑपोजिशन नहीं करनी, और उसके बाद आगे जाए। ज़रदारी साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया अभी कि जी बेहतरीन तरीका अपने मामलात को आगे ले जाने का है कि आप पार्लियामेंट के अंदर अब आप दाखिल हो गए, और ये बात नहीं है कि आपकी कोई 5 या 10 या 15 सीटें, आपकी ठीक ठाक सीटें हैं विच विल बी ए गुड ऑपोजिशन। 2013 की जो असेंबली बनी थी और उसके बाद 2018 में पीटीआई ट्रेजरी बेंचेस पे आई, लेकिन 13 से 18 वाला जो दौर था उसके अंदर पीटीआई हमने देखा कि एज एन ऑपोजिशन पार्टी बड़ी अच्छी और बड़ी तगड़ी ऑपोजिशन कर सकती है, और यही जमहूरियत का एक हुसन है कि जी आपने जब पार्लियामेंट के अंदर जो ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस हैं उनका आपस में एक फ्रिक्शन होती है और वो आगे चलती है। ये जो घड़ियां लहराना और ये जो कहके मारना और ताने मारना जो है, अगर तो इस किस्म का जोश और जज्बा जो है हमें जब बिल्स पास हो रहे हो और जब बहस हो रही हो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, अगर वहाँ पर नज़र आए और वहाँ पर ये चैनल हो तो मेरे ख्याल में ये मुल्क के फ़ायदे में है। अब देखें जी, मामला जो है पीटीआई के लिए वो उस तरह से नहीं है जी कि हमने एहतजाज करना है या हमने फलानी जगह बंद कर देनी है या मुल्क बंद कर देना है, इस किस्म की चीज़। अब नाउ दे आर पार्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट एंड दे आर पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन, सो उसी मोमेंटम को आगे लेके चलें और काम करें उसके अंदर, और जो जितनी आपकी स्पेस आपको मिली है फ़िलहाल उसको यूटिलाइज़ करें। आगे जाते जाते कानूनी रास्ता सही तरह इख्तियार अपने आप को करते हैं, और कुछ ऐसे हल्के हैं जो कहते हैं जी कि वाकई में इसमें हमें चीज़ ठीक नहीं लगी, तो वो भी हो जाएगा, उनको वो सीटें मिल जाएंगी और ज़ाहिर उन्हीं को मिलेंगी। तो इस चीज़ को समझते हुए मेरे ख्याल में तो ये आज की चीज़ एक मुस्बत चीज़ है कि और पहिया चलते रहना चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके एंड ऑफ द डे तमाम पार्टीज जो है उन्होंने पाकिस्तान का फ़ायदा सोचना है, ना कि जी के सिर्फ अपना कोई ज़ाती फ़ायदा लेके अपनी ज़ाती पॉइंट स्कोरिंग कर लें।
चलें, ये खुश आइंद बात एग्जैक्टली जैसे असद ये बात करें कि ये इजलास हो गया जिस पर हमने कल देखा कि कल रात 11:15 बजे सदर साहब की जानिब से इस पर दस्तखत किए गए समरी पर, और ये भी कहा जा रहा है कि ये इजलास पहले से ही स्पीकर की जानिब से बुला लिया गया था, लेकिन जो रिएक्शन सदर हाउस की जानिब से आया है वो भी आपको बता देते हैं। वो ये सामने आया है कि मुमलिकत ने निगरान वज़ीर आज़म के लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सदर ममलिकत की जानिब से कहा गया कि निगरान वज़ीर आज़म का जो लबो लहजा था वो काबिल अफसोस है। सदर आइन के आर्टिकल 41 के तहत रियासत के सरबराह हैं, आमतौर पर समरीज़ में ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। चीफ एग्जीक्यूटिव ने सदर को पहले सीगे में मुखातिब किया, समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। तो इस सूरत हाल में 2 सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, वो ये कि क्या सदर ने आइन शिकनी से बचने के लिए समरी पर दस्तखत किए, और दूसरा ये कि आज जो नेशनल असम्बली का इजलास हुआ वो प्रेसिडेंट के कहने पर हुआ या स्पीकर कौमी असम्बली के कहने पर हुआ है। तो ये सारी सिचुएशन लेकर हम बढ़ते हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आपका पहला टेक इस पर मैं चाहूँगी कि किस तरह से आप इन मामलों को देख रहे हैं। देखिए, ये हम कल भी ये परसों हमने डिस्कस किया कि इस पर हमने बात की। प्रेसिडेंट का एक मौक़िफ़ था जिसमें शायद वज़न इस तरह नहीं था। तो जनाब, एक जानिब हम देख रहे थे कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो कि कल तक अंडर फायर थे, और ये कहा जा रहा था कि नेशनल असम्बली का जो इफ्तिताही इजलास है उसकी समरी पर दस्तखत नहीं किए जा रहे, लेकिन कल रात 11:15 बजे यानी 11th आवर पे कमोबेश उस वक्त ये मैं आ रहा हूँ उसी तरफ में आ रहा हूँ कि एक ये था, और उन्होंने मेरा भी यही ख्याल था और मेरा मौक़िफ़ परसों भी यही था कि बिल आखिर ये होगा, और ये खुश असलूबी से प्रेशर दोनों तरफ से बढ़ रहे थे। और उसके बाद असम्बली के इजलास जैसे आपने कहा कि उन्होंने बुला लिया था और स्पीकर ने और सदर ने भी दस्तखत कर दिए। मेरे ख्याल में अब इसमें कोई इबाम नहीं है कि सदर ने वो ऑलरेडी इजलास उन्होंने बुला लिया था, सदर ने भी वो कर दिया, तो वो एक जो आइनी एक तकाजा है वो पूरा हो गया उसके बाद। और ये होगा, मुझे इसमें कोई अबाम नज़र नहीं आता कि सदर ने भी उसको, क्योंकि सदर के लिए भी काफ़ी मुश्किल था रोकना। उन्होंने 11:15 आखिरी तक देखा कि ये कुछ करेंगे, ECP जो है वो उस पर अलर्ट कर देगी तमाम, उन्होंने नहीं किया। फिर शायद उनके लिए कल को बनता। और जो बात सदर कह रहे हैं कि आर्टिकल 41 के तहत जो है वो सब सरबराह मुमलिकत है, वो लबा लहजा, ये उनका हक है, वो ये कह रहे हैं, क्योंकि सरबराह मुमलिकत जो है वो एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। और उसमें ज़ाहिर है किसी को जो है वो उनके कोई बात इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी की नहीं हो रही, इस वक्त बात हो रही है सदर मुमलिकत की बात हो रही है। तो जाहिर है उस पर उनका वो है, वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है। जी ठीक है। लगारे साहब जी, अगर रियासत है तो रियासत के इदारे भी हैं, रियासत के मनासिब भी हैं, ओहदे भी हैं, और उनका वक़ार भी है, उनकी डिग्निटी भी है, उनकी हैसियत भी है, उनकी शान व शौकत भी है। ये सारा कुछ तो रियासत के नाम से है ना। अगर रियासत है तो ये सब कुछ भी है, और अगर उसके लिए आदाब मुकर्रर है तो वो भी मुकर्रर हैं। अगर जिन आदाब के तहत मुखातिब किया जाना था सदर मुमलिकत को, अगर उन आदाब से मुखातिब नहीं किया जाना था, तो ये जुमला तो सदर मुमलिकत उसी वक्त कहकर इजलास बुला सकते थे कि मुझे इस लबो लहजे पर एतराज़ है और लबो लहजा ठीक नहीं है, और ये बात ज़्यादा नुमायाँ भी होती है और लोगों के सामने भी आती है। अब तो ये लगा है कि जनाब सदर मुमलिकत ने बामरे मजबूरी रात के 11:15 बजे समरी पर दस्तखत करके इजलास बुला लिया और फलां कार्रवाई से बच गए। यानी वो प्रेशर वो आइन शिकनी का था। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। तो एक तो ये कि सदर मुमलिकत को ये पहले बुला लेना चाहिए था, और अगर मुझे नहीं खत के वो जो आदाब और उसका जो सलीका है वो मुझे नहीं मालूम है कि क्या था, अगर वो नहीं अख्तियार किया गया है। हम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को तो बहुत जानते हैं, उनके साथ हमारी मुलाकातें भी हैं, हमारी गुफ्तगू भी है, लेकिन सदर आरिफ अलवी से हमारी मुलाकात चूँकि हुई नहीं है, हमें नहीं मालूम है कि सदर मुमलिकत थे इनके साथ। बाकी ममनून हुसैन, आसिफ अली जरदारी और बाकी सुदूर जो है उनके बारे में हम बात नहीं करते, फारूक लगारी से भी हम मिले थे, लेकिन आदाब का हमें मालूम नहीं था। बहरहाल कुछ आदाब होते हैं तो उनका लिहाज रखा जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो सीटें मांगी हैं वो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, भाई सीटें बताओ तो सही कहाँ हैं, वो लिस्ट कहाँ है जो आपने पेश की थी,
वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, वो PTI की थी, वो किसी की भी थी। लिस्ट तो बताए ना, कहाँ है लिस्ट? वो लोगों के सामने, मीडिया के सामने लाएं जनाब कि ये लिस्ट है, और हम अपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए इनकी, हम इस लिस्ट में मौजूद लोगों के नाम को निशानदेही कर रहे हैं। लिस्ट है नहीं और आप मांगे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि उसका क्या फैसला आना है। एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं, ये स्पीकर के कहने पर इजलास हुआ है या फिर वो जो 11th आवर पे एक दस्तखत आ गए उसके बाद सदर ममलिकत की कॉल पे हुआ समन की? देखिए, मैं अगर इसका यास्टिक या पैमाना बनाऊं आमना, तो मैं देखूंगा वो जो अगले दिन शायद आपने के प्रोग्राम में देखा हो, सलमान अकरम राजा साहब नामवर वकील हैं और PTI के वकील हैं, PTI से उनका ताल्लुक है। उन्होंने एक शो में दोनों बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ कही थी। उन्होंने कहा था कि जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि 21 दिन के अंदर इलेक्शन के बाद इजलास का बुलाना होता है, अगर सदर नहीं बुलाते तो स्पीकर बुला सकता है, ये कहा। दूसरा उन्होंने ये बात की जो उनके हवाले से, सीटों के हवाले से बात थी कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट आज़ाद आईनी अदारा है, वो अगर ये समझता है कि जी इन्होंने वक्त पे फैसले नहीं किए तो ज़ाहिर है इसको कॉन्टेस्ट किया जा सकता है। इन सो मनी वर्ड्स वो मान रहे थे कि ऐसा हुआ। दूसरी बात है कि साहबजादा अहमद रज़ा साहब जो है ना वो फंस गए हैं आमना। उन्होंने 26 तारीख को ख़त लिखा कि हमें सीटी दी जाए। उससे पहले आप देख लें, खुद आज़ाद इलेक्शन लड़ के तो अपनी जमात में आए थे, एक भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीट नहीं थी और ना ही उन्होंने इस हवाले से कोई बात की थी। लिहाजा मेरा ख्याल है चाहे क्लैंडस्टाइनली कहें, किसी तरीके से भी कहें, ये आर्गूमेंट उनका बन जाता है बाकी पार्टियों का कि भाई आपने तो वक्त, जिस तरह लगारी साहब भी कह रहे हैं कि एक प्रिस्क्राइब टाइम होता है कि जब आपने अपने नाम देने होते हैं, आपने नाम ही नहीं दिए, वो 3 दिन के अंदर सारा काम होता है, वो प्रोसेस गुजर गया। हाँ, आपके इस फेल से अगर कोई और फ़ायदा उठा रहा है, गलत या सही की तरफ नहीं जाते तो उनको मुर्दे जाम नहीं उठाएंगे। तो बाकी बात है आरिफ अलवी साहब ने क्यों किया, मेरा अपना ख्याल है एक तो आइनी माहिरीन का दबाव था और अखबारात ने लिखा, डॉन का कल का एडिटोरियल देखें, इस तरह बाकी और लोगों ने बातें की हैं, वो सबको समझ आ रही थी कि जी लिम्बो में कोई चीज़ नहीं होती, आप ऐसा नहीं हो सकता कि पटरी पे चढ़ रहा है मुल्क और आप उसको रोक दें। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से बड़ा शदीद दबाव उन पे था, शदीद दबाव था जिसकी वजह से हमने देखा कि कल रात लग रहा था कि मैं अगर नहीं करूँगा तो मामला खराब हो। चलें, एहतशाम साहब आगे असद निज़ामी का इस पर टेक रह गया, सदर ममलिकत की जानिब से जो कल रात साइन किए गए 11th आवर पे और साथ ही साथ जो आज का इजलास हुआ, सारे मामले पे हम टेक लेंगे उनका एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। असद निज़ामी की जानिब बढ़ते हैं। असद, ये जब दस्तखत करने ही थे सदर साहब ने तो वो बिल्कुल 11:15 बजे, उन पर तनकीद भी इतनी होती रही उससे पहले, लेकिन जैसे शहजादा जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं कि मतलब उनके पास टाइम था और उन्होंने गिवन टाइम में कर दिए दस्तखत, आज इजलास भी हो गया। तो ये सब जो तनकीद थी, ये सारी जो सिचुएशन बनी, उसको कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं? जी वो ये सदलवी के साहब की तरफ से ऐसी कोई हैरान कौन चीज़ नहीं थी, ऐसी कोई चीज़ होनी ही थी। उसकी वजह ये है कि ये माजी में भी हो चुका है कि क्योंकि वो एज अ प्रेसिडेंट जो हैं वो उनका बिहेवियर यूजुअली कि जी मैं PTI का रिप्रेजेंटेटिव पहले और प्रेसिडेंट बाद में हूँ, ये माजी में भी हमने देखा है। और कई जो की पोस्ट के जो ट्रांसफ़र्स थे और चेंजेस थे उसके अंदर, जिसके अंदर PTI बहुत अंडर फायर भी आई, उसके अंदर अलवी साहब का एक रोल था। लेकिन मैं ज़रा अगर इसकी जो टेक्निकलिटी उसमें आए तो वो कह ये रहे हैं कि जी क्योंकि सीटें पूरी नहीं है एक पॉलिटिकल पार्टी की, या सीटों में कोई इशू है, या वो कमीशन के सामने वो केस चल रहा है, तब तक सेशन नहीं कॉल हो सकता। इस तरह तो NA 8 बाजौर जो है वहाँ इलेक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि कैंडिडेट जो थे इंतकाल कर गए थे, तो उसको भी फिर आप उसकी वजह से भी रोक सकते हैं। उसके अलावा जो वेकेटेड सीट्स हैं, जैसे मरीम नवाज़ साहिबा ने जो अपनी सीट जो है वो NA की जो है वो छोड़ी है, तो आप इस तरह ये भी कह सकते हैं जी वो सीट वेकेंट चल रही है, तो फिर इसका मतलब उसका जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक सेशन नहीं कॉल होएगा। ये इसकी वजूहत इस किस्म की थी ही नहीं कि जी कोई उन्होंने जो पार्लिमानी जो उसकी सिस्टमेटिक रनिंग है उसके अंदर कोई नई जिद्दत लाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा नहीं है। अलबत्ता मेरे ख्याल में देखिए वो जी एक आउट गोइंग प्रेजिडेंट है और उसके बाद आपको नए प्रेसिडेंट जो हैं वो आएंगे, तो ज़ाहिर है जाते जाते उन्होंने मेरे ख्याल में अपना लास्ट जो एक किस्म की एक कोई चीज़ थी वो डालने की कोशिश की। मे बी वो ये चाह रहे थे कि मैं इस किस्म की चीज़ करूँगा तो कोई आएगा और कोई कहेगा कि जी ये ना करें ऐसे, और वो आगे से कहेंगे चले अब आप आई गए हैं तो मैं ये काम कर देता हूँ, ताकि वो कोई अपने तौर से कोई फेवर कर जाएँ और उसके बाद कोई फेवर उनके पास हो वापस कोई आ नहीं गया होगा। इसकी समझ तो सिर्फ
असद कोई आ नहीं गया हाँ जी, कोई आया जी, कोई आया ही होगा तो और वो भी कोई 11:30 को आए होंगे और 11:45 तक काम खत्म हो गया होगा। तो वो यही इसकी अंडरस्टैंडिंग यही बनती है मेरे नज़दीक, और तो कोई इसकी अंडरस्टैंडिंग बनती नहीं है। सही। तो चलें, अच्छा सेशन हो गया है। उसके आगे जैसे मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि अब इस किस्म की जो विंडिक्टिव किस्म की और रिवेंज पॉलिटिक्स ऑन बोथ साइड्स, खैर मरीम नवाज साहबा तो कह बैठी है असेंबली के अंदर कि हम रिवेंज पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, इसका इम्तिहान तो आगे जब उनका होगा हम देखेंगे, लेकिन पीटीआई को भी मेरे ख्याल में अब इस किस्म की चीज़ लेनी चाहिए। बाकी रिजर्व सीटों का जो मामला आता है वो पेंडिंग है बिफोर कमीशन, उसका फैसला तो महफूज कर लिया गया, हमें पता चल जाएगा उसके अंदर क्या सारा कुछ है, वो सीटें आया मिलती है नहीं मिलती, उसके बाद ये बहस जो है फिर छिड़ेगी, उसके बारे में देख लेंगे। ऑलराइट, चलें जनाब, इस पे आपका टेक है। और जिस तरह से नाजरीन हम देख रहे हैं जब हुकूमत साजी के मामला चल रहे हैं, तमाम जो पार्टीज़ हैं उनकी मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, ऐसे सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि ऑडियो लीक्स की भी बात चल निकली है। वैसे तो सियासतदानों की ऑडियो लीक्स हमारे यहाँ पर एक आम बात है, लेकिन गुज़श्ता दिनों MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की ऑडियो सामने आई जिन पर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, जबकि आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस हवाले से कहा है कि MQM इस बार अवाम के लिए आई है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम इस बार कैबिनेट में कुछ पोजीशंस लेने के लिए इस बार नहीं आए, किसी के जाली करार देने से मैंडेट को हमें फ़र्क नहीं पड़ता, असली मैंडेट से हम आए हैं, ओहदे फाइनल हो गए हैं। दूसरी जानिब आज जो इत्तेहादी जमातों के वफ्द की MQM पाकिस्तान के वफ्द से मुलाकात हुई है वो भी बेनतीजा ही ख़त्म हो गई, और ख़बरों के मुताबिक MQM पाकिस्तान सदर के इलेक्शन में आसिफ जरदारी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा गवर्नरशिप के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून अपना गवर्नर का उम्मीदवार कैंडिडेट लाना चाहती है, जो कि खुशबख्त शुजात साहब का नाम इस वक्त ज़ेर बहस भी है। तो इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये है कि क्या इत्तेहादी जमातों का वफ्द MQM को मना पाएगा, और जो MQM की कौन सी ऐसी शराइत हैं जो इत्तेहादियों के लिए काबिल अमल हैं। ये सवाल लेकर मैं अपने पैनलिस्ट की जाने बढ़ूँगी। लगारी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। लगारी साहब, कैसे देख रहे हैं? MQM ने इलेक्शन में जाने से पहले मीडिया के लोगों से बातचीत की थी, उन्हें बुलाया था ग्रुप की सूरत में, उनके साथ अपना नुक्ता नज़र रखता था, एक प्रिंटेड वो भी दिया था कि हम चाहते हैं कि अख्तियारात को वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक शिफ्ट करने का जो मामला है, हम उस एक नुकाती प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर उन्हें अहवाल भी बताया था, मुस्तफ़ा कमाल साहब शायद बता रहे थे या खालिद मकबूल साहब, और वो ये कह रहे थे कि जनाब हम रास्ते में जा रहे थे और हम लियारी एक्सप्रेस वे पर सफ़र कर रहे थे, दरमियान में हमारा आपस में बातचीत करते ख्याल आया कि जनाब अब ये सूरत हाल आ गई है, इलेक्शन होने क्यों हैं, तो हमें भी अपने एक इत्तेहाद के सिलसिले में बात करनी चाहिए। तो इसी उन्होंने कहा बैठे बैठे जो है हमने वहाँ बात कर ली और फ़ोन मिला लिया और शहबाज शरीफ साहब से बात हो गई, फिर उन्होंने कहा आ जाएँ और हम जाकर उनसे मिल लिए। इस तरह से हमने इंतखाबी ताल की तरफ बढ़े और हम इस तरह से हम उनके साथ शामिल होने जा रहे हैं। तो ये एक तरीक़ाकार जो था उन्होंने अख्तियार किया और उन्होंने कहा कि हम उनके साथ जाना चाहते हैं। दो चीज़ें तो एक समझ लेना, इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी जमा नून लीग जमा MQM जमा काफ लीग और कोई और भी मिला लें, मौलाना भी आ जाएँ, तब भी 2/3 अक्सरियत नहीं होती और आइन में तरमीम नहीं हो पाती है। तो अगर MQM ये समझ रही है कि आइनी तरमीम के ज़रिए इस मसले को हल कर लेंगे कि अख्तियारात को डिवॉल्व किया जाएगा, तो एक तो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये काम नहीं है, ये कौमी असम्बली का काम नहीं। कौमी असम्बली ने अपना काम कर लिया, उसने कंकरेंट लिस्ट को डिवॉल्व करके सूबों के हवाले कर लिया। अब सूबाई असम्बलियों का काम है कि वो अख्तियारात को लोकल बॉडीज़ की तरफ ले जाएं और ये उनका काम है। अब उसके पास NFC के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आना चाहिए और अख्तियारात जो हैं और वसाइल भी हैं वो नीचे जाना चाहिए। और MQM ने मुतालबा किया था, हम इस बात के हक़ में हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जाना चाहिए और निचली सतह पर अख्तियारात भी जाना चाहिए, यूनियन काउंसिल की सतह तक जाने चाहिए, जो टाउन कमेटी के हैं वो टाउन कमेटी तक जाने चाहिए। और अगर उहदों का मनसब का और होता है, सियासत में आते हैं तो आप वजारतों के लिए आते हैं और इक़्तिदार के लिए आते हैं। ये उस वक्त भी कह रहे थे जब हम उनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी कि हाँ हम इक़्तिदार के लिए आए हैं और हम वजारतें हासिल करेंगे, तो करें वजारतें हासिल, कौन मना कर रहा है, तो जाएँ और उनके साथ बातचीत करें। ठीक है एहतशाम साहब, MQM चाह क्या रही है और MQM को मिलेगा क्या? देखें, अच्छा सवाल है आपका। वजारतें चाह रही है, मान नहीं रही कि हमें वजारतें नहीं चाहिए। गवर्नर पे बड़ी बहस की थी और फिर आखिरी खबरें आने तक तो यही था कि जी तफसोरी साहब जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के करीबी लोगों ने उनको शकीनदानी करवा दी थी और उन्हीं लोगों ने भी, और बल्कि शहबाज शरीफ साहब तो ऑन रिकॉर्ड हैं, ये जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं 18वीं तरमीम के हवाले से कि हम नज़रसानी करेंगे। और फिर ये जो बार बार बात होती है
कि जी ये अपना क्या कहते हैं निचली सतह तक इख्तियारात को लेके जाना, फंड्स का ट्रांसफ़र करना, आप इस पे नहीं आ रहे। और फिर ये सूबाई कमीशन जो बनने थे अभी तक नहीं बने, क्यों नहीं बने, ये बनने चाहिए। तो मेरा ख्याल है बड़ी जेन्युइन डिमांड है, इसके लिए हुकूमत डेफिनेटली जो है मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी भी और ये भी मिल के इसका कोई हल निकाल सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो अपोजिशन में बैठ जाएंगे, मुझे ये भी नहीं लगता कि फजल रहमान साहब अपोजिशन में बैठेंगे। ठीक है, ये देखें ना, अपनी मैक्सिमम कंसेशन हासिल करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। अभी आप टिकट दिखा रहे हैं आप हमारे टीवी कि जी उमर अयूब साहब फजल रहमान साहब के घर पहुँच गया। मुझे बताया ना कल तक कितने सख्त एक दूसरे के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। तो कहते हैं ना सियासत में परमानेंट ना दोस्त है ना दुश्मन है, आपके मफादात हैं ज़ाती भी और सियासी भी। तो मुझे लगता है कि वो तो ऑडियो लीक से जो बात की वो एक थोड़ी सी एम्बैरसमेंट तो हुई उनके लिए, लेकिन क्या सही आपने कहा कि वो पहले नहीं है, बेशुमार हैं। और मरियम नवाज साहबा की बात को अगर जहन में रखें तो वो कहती हैं कि मेरे पास बेशुमार लोगों की ऑडियो वीडियोज़ मौजूद हैं, ये रिकॉर्ड पे कह चुकी हैं। तो ये इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। असल बात ये है कि उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक तो थोड़ी सी एम्बैरसमेंट उनको होती होगी ऑडियो लिस्ट के हवाले से कि जी मैंडेट हमारा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा एम्बैरसमेंट तो पीपल्स पार्टी के लिए, PMLN के लिए, बाकी लोगों की होनी चाहिए। अगर है ऐसी बात तो बज़ाहिर तो हम सब लोग कहते हैं कि जी जहाँ आप जीते हैं वहाँ ठीक है, जहाँ हारे हैं आप कहते हैं नहीं ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली एक पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सारा का सारा बोझ पीपल्स पार्टी PMLN पे है। और पीपल्स पार्टी बावजूद इस बात के कि फर्स्ट फेज़ में नहीं ले रही, वजारतें अगले फेज़ में कहा जा रहा है वो ले लेंगे। तो MQM को भी जो है वो पोर्ट एंड शिपिंग फंसी उनकी और IT की मिनिस्ट्री, प्लस ये डिवॉल्व करना सूबों को और वो अपना सब्जेक्ट को डिवॉल्व में उस लिहाज से फंड का ट्रांसफर करना एग्जैक्टली जिसमें आप निगोशिएशन कर सकते हैं। इस वक्त डायलॉग्स किए जा सकते हैं कि क्या क्या मामला हल हो सकते हैं क्या नहीं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, एक चीज़ तो ये कि गवर्नरशिप के हवाले से भी बात हो रही है ना, रिटेन कर पाएंगे कामरान टेसोरी को जो MQM का एक मुतालबा है, और दूसरी वही अगेन बात कि कौन सी शराइत ऐसी हैं जो इत्तेहादियों के लिए काबिल अमल है MQM की। सबसे पहले तो मैं कामरान टेसोरी साहब की बात कर लूँ। देखें कामरान टेसोरी साहब, अगर आप पहले देखें कि ये इन जो MQM का उस वक्त जो धड़े इनके थे, तो जो मेन धड़ा था खालिक मकबूल सिद्दीकी साहब, इनका नाम नहीं दिया था, उन्होंने उनका नाम निकाल दिया था। मैं नाम भूल रहा हूँ, खातून एक थी जिनका उन्होंने नाम दिया था, उस वक्त नहीं हुआ, बिल आखिर फिर उनको मना लिया गया था। और अब अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें इनके टेसोरी साहब की, कामरान टेसोरी साहब वो पहले दिन से इन है पूरे गेम में। अब इजलास भी करवा रहे हैं, इनके साथ चले भी जाते हैं और एक पार्टी बनकर उनको लीड करते हैं या उनके साथ शामिल होकर मुस्लिम लीग नून के दरमियान वो एक काम भी कर रहे हैं। ये बात वो अपने लिए शायद गुंजाइश पैदा कर रही। ये अलग बात है कि अंदर वो क्या देख रहे हैं कि नुमाइंदा हमारा ये नहीं है, ये नुमाइंदा कहाँ का है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और आपने देखा कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि MQM लंदन के लोग हमारे में घुस के बैठे हुए हैं और ये सारा कुछ हुआ है सारा अपनी जगह वो। लेकिन मेन बात यह है कि यही मौका है, शायद MQM को पता है कि पॉलिटिकल गेम में हमारे हाथ में सबसे बड़ा टूल यही है। ये मौका हमारे हाथ से निकल गया, उसके बाद ना नून लीग ने हमें जो है वो फिर हमारी डिमांड को माननी है, बड़ी डिमांड वो करते रहेंगे कुछ, और ना पीपल्स पार्टी ने। इसीलिए पीपल्स पार्टी भी ये है कि MQM साथ मिलके हमें जो है प्रेसिडेंट को वोट कर दें, हमारे सरदारी साहब को वोट कर दें, यही मौका उनका है। और इसीलिए वो वैसे तो कहते हैं दिल उनका ज़रूर चाह रहा है क्या काबीना में शामिल हुए बगैर वो कैसे नहीं रह रहे। तो ये किस तरह से बात है कि वो उनको सपोर्ट भी कर दें, सदर को भी कर दें, प्राइम मिनिस्टर को भी कर दें, और वहाँ पर जो है वफाकी हुकूमत में वो ना लें। ये अब देखना ये है कि किस तरह प्रेशर ये अपना बिल्ड कर रही हैं। और ये कहते हैं कि जी हाथ में हमारे है, कुंजी हमारे हाथ में है। अगर प्रेसिडेंट साहब ने जो है इलेक्ट होना है वो। सॉरी आपको मैं जी मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, आप बड़ी सही बात कर रहे हैं। देखें ये वही फारूक सत्तार है आमना जिनके लिए लड़ाई लड़ी थी इनको लाने के लिए, सेनेटर बनाने के लिए टेसोरी साहब को। उसके बाद इतनी लड़ाई बड़ी थी कि फारूक सत्तार साहब बाहर हो गए थे और खालिद मकबूल साहब ने कहा था नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता। आज सारे के सारे जो है टेसोरी साहब के साथ खड़े हैं। ये है सियासत। जी ठीक, मैं सिर्फ उसको कंक्लूड कर दूं। अब डिपेंड करता है कि नून लीग अपने कार्ड किस तरह खेलती है और पीपल्स पार्टी किस तरह खेलती है। लास्ट मेरा कमेंट ये है कि मेरे ख्याल में सिंध में
रहकर सिंध में मेरे ख्याल में कोई लचक दिखाना होगा। और लगारी साहब ने बिल्कुल वाजे कर दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, कि इस वक्त आप किस तरीके से अमेंडमेंट लाएंगे ये आपने देखना है। आपने चलना है पीपल्स पार्टी के साथ, कुछ लचक लाएंगे, कोई एश्योरेंस आप लेंगे, उसके बाद पीपल्स पार्टी को भी लचक दिखाना पड़ेगा और कोई ना कोई जो है फ्लेक्सिबिलिटी देकर फिर आगे। और एक बात जब आपने शुरू में बात की कि एमक्यूएम कहते हैं कि इस बार हम आवाम के लिए आए हैं, तो इससे पहले वो किसके लिए आए थे? मेरा ये कमेंट। इंटरेस्टिंग जी। असद, आप कैसे मामला को देख रहे हैं? ये जो अभी एमक्यूएम के जो देख रहे हैं कि उनके साथ इत्तेहादियों के साथ जो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, जो नेगोशिएशन चल रही हैं, वो अभी तक बेनतीजा क्यों हैं? देखिए जी, ये एक लिहाज से इसके अंदर एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है। पीटीआई की हमने डिस्कशन की अभी ये पिछले 2 टॉपिक्स के अंदर, के वो तो चले अपोजिशन में, उनका मामला तो उस तरफ चल रहा है। ये जो एक इत्तेहादी गवर्नमेंट बनने जा रही है सॉर्ट ऑफ, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, एमक्यूएम भी है, ये मसले चलते रहेंगे इसी तरह ही। और ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारी सियासत। जब तक इस किस्म की एक तैयार होगी ट्रेजरी बेंचेस जो हैं, जिसके अंदर आपने इसको भी खुश रखना है, उसको खुश नहीं रखना, इनको देनी है वजारतें, उनको नहीं देनी, तो ये मामला चलता रहेगा। एमक्यूएम की हद तक ये इंटरेस्टिंग है जी कि वो एक तरफ तो वो पहले तो खुशी खुशी आए थे और उन्होंने कहा था जी कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, अब वो पीछे हो गए। आपने जिक्र किया ऑडियो लीक्स का, तो उसके अंदर वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो जब ऑडियो लीक्स की बात कर रहे थे तो उन्होंने इल्ज़ाम ठहराया जी एमक्यूएम लंदन को कि वहाँ से लीक हुई है ये ऑडियो। तो चलें, अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पीटीआई ने लीक की है, किसी और ने लीक की, उन्होंने कहा हमारे ही पुराने थे, उन्होंने लीक कर दी हमारे बारे में। उसके अंदर भी मज़ाक़-खेज़ बातें थी जी कि अगर मैंडेट आपका 100% है तो हमारा अगर 100% स्टोलन है तो आपका 60% स्टोलन है। तो ये मेरे ख्याल में हाँ जी, इससे आगे निकलने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है आगे जाके ऑब्वियसली वो कुछ चीज़ें मांगेंगे। देखिए इस वक्त जी जो पोजीशन जो पीपल्स पार्टी की है वो इस इत्तेहादी हुकूमत में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। देखें अब आगे अगर किसी न किस्म की आपने आइन के अंदर तरमीम करनी, कुछ चेंजेस लानी, को बिल पास करना है, को नया को पुराना, तो उसके अंदर आपको पीपल्स पार्टी बहुत रेलेवेंट होती हुई नज़र आ रही है। बाकी आप ये देख लें कि अभी तक आज के इजलास के अंदर ये वो यूजली दौर होता है जिसके अंदर आपके पता चल रहा है जी फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको मिलेगी, जी फॉरेन मिनिस्ट्री इनको मिलेगी, वज़ीर दाखिला ये होंगे वो होंगे, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। तो अब ये कल नून लीग का जो है वो एक इजलास भी है जिसके अंदर शायद भी इस किस्म के फैसले कर लें, बट एमक्यूएम को मिले ठीक है, नहीं मिले तब भी शायद उनके लिए ठीक है। या तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा देर चलेगी नहीं, यहाँ बड़े मसले होंगे। और असल में बात ये है जी कि अगर जब तक इस किस्म की जोड़ तोड़ करके एक गवर्नमेंट बना करेगी तो उसके अंदर फिर ये मसले तो होंगे। एमक्यूएम फेस कर रही है, कल को पीपल्स पार्टी फेस कर सकती है, कल को नून लीग भी फेस कर सकती है। तो होप तो ये है जी कि ये इकट्ठे बैठ के कोई ना कोई फैसला करें और आगे चलें। और अगेन अपोजिशन जो है वो अपना काम करे, अपना काम करे तो मुल्क की भी बेहतरी है उसके अंदर। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये सारी सिचुएशन में वो जो ऑडियो लीक्स में हमने देखा है, आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि वी आर नॉट सीकिंग एनी रोल्स इन कैबिनेट, लेकिन दूसरी जानिब इसी ऑडियो में अगर हम सुने तो उसमें ये भी सुनाई दे रहा है कि वो कहा जा रहा है कि हम तो 6 वजारतें मांग रहे हैं, ये पता नहीं कितने देने के मूड में। तो वो दोनों चीज़ें बड़ी तसादुम एक दूसरे से हैं सिचुएशन में। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, जहाँ पे आज हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगी इस पर भी आपका टेक ले लूँ। ये जो अभी असद कैसर साहब की मुलाकात हो रही है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, ये अपोजिशन पे तो मौलाना साहब पहले ही बैठने वाले हैं, वो उन्होंने बता दिया क्लियरली कि वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं। उमर अयूब जी, सॉरी, उमर अयूब के साथ। तो अब इस मुलाकात से निकलेगा क्या और क्या होगा? अपोजिशन में दोनों बैठ के कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम देना है या मामला चलने नहीं देने? आप क्या सारे सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं? आमना, इससे पहले जरा सिर्फ मैं वो उनको कमेंट कर दूं कि इसमें अभी स्क्रीन पर चल रहा था हमारे प्रोग्राम के दौरान के लीगी जराए ये कह रहे हैं कि 4 वजारतों की डिमांड है एमक्यूएम की। एमक्यूएम कभी लूज नहीं, वो प्रेशर बढ़ा जरूर रहे हैं। तो मान क्यों नहीं रहे कि वो कह रहे हैं हम ले ही नहीं रहे वजारतें, हम तो मांग ही नहीं रहे इनसे? नहीं, ये देखिए इस वक्त देखिए क्यों माने, यही तो उनका है। अगर ये मानेंगे तो अपना लूज करेंगे, अपना केस लूज कर सकते हैं कि आप वजारतों की बात कर रहे हैं या आप वाकई अमेंडमेंट में आप सीरियस हैं। तो ये एक उनका, ये तो वो सारा अपने अपने कार्ड प्ले कर रहे हैं और ये होगा। आगे जो आपका सवाल है, इस वक्त मौलाना को बड़ा फायदा है कि मौलाना भी, ये सारा देखिए एक गेम है। अब सॉरी टू से मुझे कि ये भी एक सर्कस है
कि सब अपने अपने किस तरीके से कार्ड प्ले करते हैं, किस तरह मौलाना के आप लब व लहजा जो आज वो पार्लियामेंट से निकले और उसके बाद जिस तरह लोगों ने जर्नलिस्ट ने उनको घेर लिया, जिस तरीके से वो खुद मजाक उड़ा रहे हैं इस पार्लियामेंट का कि ये पार्लियामेंट नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। अब वो गए भी हैं, हल्फ भी उन्होंने लिया और साथ में स्पेस भी दे रहे हैं पीटीआई बैक या सुन्नी इत्तेहाद के जो अभी वो हैं, जो भी नाम हम उनको दे दें, उनको भी वो आते हैं, मिलते भी उनसे हैं और इनको पीटीआई जो है उनके लिए भी शायद यही सुनहरा मौका है कि वो हाथ से ना जाने दें। वो जितना उनको जो है गुस्से में लाकर और जिस तरीके से वो चाहते हैं कि मैं जो एक स्ट्रीट पावर है उसको अपने साथ मिलाएं, उस पार्टी को अपने साथ मिलाएं। महमूद खान अच्चगी साहब के पास भी गए, उनको भी उन्होंने कहा। तो ये उनका एक वो है कि ये लोग उनके साथ आए। इसके बाद जब एहतजाज होगा, असेंबली के अंदर हो, असेंबली के बाहर हो, जब वो कॉल दे दें तमाम सूबों में, बलूचिस्तान में उनका देखें कोई वो नहीं है, कराची में कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि सिंध में JUI के लोग निकले और वो भी साथ टाइम बड़ा कम है, उसको कामयाब बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, ये उनका वो है जी। तो लगारी साहब, इससे PTI के बयानिए को और फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने कहा ना कि हम उस वक्त के मुंतज़िर हैं कि जब मौलाना फजलुर रहमान बैठे होंगे साबिक PTI या मौजूदा PTI जो भी PTI है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ बैठे होंगे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी अगर अपने फिक्री मारूफ मजहबी नुक्ता नज़र से अपने उस पर जम गए तो फिर मौलाना के लिए बड़े मुश्किलात पैदा होंगी। खैर हम उस तरफ नहीं जाते, लेकिन बहरहाल मौलाना अब एक पोजीशन ले चुके हैं और ये पोजीशन मौलाना की उन्हें अपने प्यारे महबूब से जो बहुत अरसे से पिछड़े हुए थे जनाब इमरान खान साहब, जिनके हाथ बुलंद करके MMA के जलसों में वो बहुत बुलंद किया करते थे और उनसे अपनी यकजहती का इज़हार करते थे। हम वो तस्वीरें दोबारा देखेंगे कि किस तरह से मौलाना के हाथ में PTI के मुख्तलिफ लोगों के हाथ होंगे और उन्हें हवा में लहरा रहे होंगे। ये वक्त जल्द आने वाला है। ठीक है। और एहतशाम साहब, ये चलेगा क्या इत्तेहाद, कब तक चलेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता, लगारी साहब तो कह रहे हैं, मेरा ख्याल है हम मुंतज़िर ही रहेंगे। उसकी वजह है कि आप ज़रा तारीख उठा के देख लें, MRD की तारीख जो थी उसमें उनका एक रोल था जो सिंध की हद तक ज़िया-उल-हक़ के ख़िलाफ़ थी। उसके बाद से आज तक मुझे बताएं उनकी 40 साल 45 साल की जो सियासत है, कभी उन्होंने अपोजिशन की है? मेरा नहीं ख्याल कभी अपोजिशन की उन्होंने। वो हर दफ़ा इस तरह की अपोजिशन करते हैं कि उसके बाद उन्हें कुछ मिल जाता है। 2017 का धरना देख लें, जिस तरह लेके आए थे, किन्होंने हटाया, बहुत सारी बातें उन्होंने की, बात खत्म होगी। अभी भी वो देखें वो यूज़ कर रहे हैं, ये बाकी सारी पार्टियां उनको यूज़ कर रही हैं कि स्ट्रीट पावर उनके पास है, मदरसे के बच्चे ला के वो क्राइसिस पैदा कर सकते हैं, बाकी किसी के पास नहीं है। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली जो है ना पीपल्स पार्टी और PMLN उनको मना लेंगे और वो उसी तनख्वाह पे काम करेंगे और यही एम को मौलाना साहब एग्जैक्टली वो पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में भी कि ये इत्तेहाद कभी भी टूट सकते हैं और दोबारा हम लोग बातचीत कर सकते हैं PMLN के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ। अब देखना ये कि आगे जाके होता क्या है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।